करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सभी दिलों को दर्द के दरिया में डुबोकर चले गए। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे जिनकी एक्टिंग ने बॉलीवुड की फिल्मों के मायने कई तरह से बदल दिए थे। इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। 1975 की फिल्म शोले में जब ये कहते थे तो सबको अपने कॉमिक अंदाज में हंसाते हुए चले जाते थे, लेकिन आज वाकई इमोशनल करके वो चले गए। सोमवार दोपहर अपने घर पर उनका निधन हुआ। एक किसान के बेटे से किस तरीके से धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही मैन बने, उनकी हर फिल्म हमेशा यादगार रहेगी। शायद किस्मत वाला हूं, हर रंग में, हर ढंग में लोग प्यार करते हैं मुझे। रोमांस हो, रोमांस में तो ज्यादा ही करते हैं। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म है आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम। वो धर्मेंद्र सबको अलविदा कह गए चुपके चुपके। कोई कहता है कि धर्मेंद्र बॉलीवुड के पहले ही मैन थे, और वक्त देखिए 8 दिसंबर को जो धर्मेंद्र अपना 90वां जन्मदिन मनाते, उससे 13 दिन पहले अपने फैंस को आखिरी बार देखने का मौका दिए बिना खामोशी से चले गए। मैंने इसको प्रोफेशन नहीं, अपनी महबूबा समझा है। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैंने नहीं सोचा था मैं करोड़ों अरबों तक पहुंचूंगा, मुझे नहीं चाहिए था साहब। मैं चाहता था लोगों के दिलों में जगह हो जाए। लोगों के दिल जो ये जगह मिल गई, करोड़ भी नहीं दे सकता। कितना अमीर हो जाऊं ये नहीं मिल सकता। ये सब मेरे जो बैठे हुए हैं मेरे चाहने वाले, जो मैं इनको चाहता हूं, जो मोहब्बत ये देते हैं, ये लव कितना भी हो जाऊं वो तो बीमार करेगा। वो रात को सोचूंगा यार ये कल इनकम टैक्स का छापा पड़ गया तो क्या होगा। अभी यहाँ निकलता हूँ, इनमें जब हंसी स्माइल सामने से आती है तो दिल ऐसे हो जाता है यार ये मेरे हैं। देश में हर चाहने वाले को अपना समझने वाले धर्मेंद्र बीमार थे, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर अचानक सोमवार दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंचती है। घर के बाहर बैरिकेड, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। 1:10 पर न्यूज एजेंसी ने धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। तब तक मुंबई में विले पार्ले शमशान घाट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान समेत तमाम बड़े सितारे विले पार्ले शमशान घाट पहुंचते दिखते हैं। हेमा मालिनी पहुंचती हैं, बेटी आयशा देओल पहुंचती हैं। दोपहर 3 बजे के करीब खबर आती है कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो गया है। जब से जन्म लिया होश संभालते ही इनके दीवाने बन गए, तो मैं ही नहीं सारी दुनिया दीवानी है इनकी। जब से मालूम पड़ा तब से मैं खाना पीना सब छोड़ दिया है और माहौल थोड़ा खराब लग रहा है। वो फैंस जो आम लोग हैं, धर्मेंद्र को जो हर किरदार में चाहते रहे, वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। मानो ये आंसू कहते हैं क्या हुआ जो इतना चुपके चुपके चले गए धर्मपा जी। सिनेमा से पहला प्यार करने वाले धर्मेंद्र, जिन्होंने 65 साल के फिल्मी सफर में 300 फिल्मों में काम किया, जिन्होंने अपनी केवल एक तस्वीर मुंबई में 1958 में भेजकर सुनहरे पर्दे पर एंट्री करनी चाहिए, उन्हीं धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन होने पर उनके चाहने वाले अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। जिनके लिए धर्मेंद्र कहते रहे, लोगों का प्यार ही तो असली ताकत है। मैं आपसे विनती करता हूं, शोहरत खो देने का मुझे दुख नहीं होगा। ये तो नशा है, चढ़ता है तो उतर भी जाता है। लेकिन प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। मुझे अपने दिलों से मत निकालना कभी। सर आपने हमें जिस दिन आप लोगों ने दिलों से निकाल दिया, शायद वो सदमा में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। धर्मेंद्र को कभी कोई उनका चाहने वाला दिल से निकाल ही नहीं सकता। धर्मेंद्र जो कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझते रहे, 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई, जिसके बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर रहे। 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर ने घर पर ही आगे इलाज की बात कही। फिर और खराब हुई तबीयत ने हमेशा सामने दिखते वक्त मुस्कुराते रहे धर्मेंद्र को सबसे छीन लिया। इसके बाद लगातार विले पार्ले के शमशान घाट के बाहर उनके चाहने वाले जुटने लगे। बड़े बड़े सितारे आखिरी बार श्रद्धांजलि देने पहुंचने लगे। लेकिन तब तक सबको अलविदा कहकर धर्मेंद्र जा चुके थे। दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र जो दिल से ही सब कुछ कहते रहे। मैंने लिखा था कि शायरी मेरी, बात ये दिल की तेरी मेरी।
शायरी मेरी बात ये दिल की तेरी मेरी, जिस दिल ने सुना उस दिल ने कहा, कब इसने सुनी चुपके से कह दी। दिल की हर दिल को छू गई, दिल ने दिल से जब भी दिल की कह दी। मैं भी लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ, जाट आदमी भी शायर हो गया। धर्मेंद्र के निधन की खबर आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। लिखा कि धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग के अंत का प्रतीक है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्म हस्ती थे, एक अद्भुत अभिनेता जिन्होंने हर किरदार में गहराई और आकर्षण भरा। अलग अलग भूमिकाओं को निभाने का उनका अंदाज अनगिनत लोगों के दिलों को छू जाता था। धर्मेंद्र को उनकी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी उतना ही सराहा जाता था। जिस विनम्रता के लिए धर्मेंद्र जीवन भर याद किए जाएंगे, उसका सबूत है कि कभी उनके सिर पर स्टार होने का नशा चढ़ा ही नहीं। इंसानियत को मैं बहुत महत्व देता हूँ। इंसानियत हो, अच्छे इंसान है तो आप सब कुछ हैं। आप अच्छे इंसान नहीं तो कुछ नहीं। सच्ची मुझे दुख भी होता, बट आई कांट गो विद एवरीबॉडी, आई कांट टेक एवरीबॉडी विद मी, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा, हमारी तादाद कम है। तो इसमें एक आप कदर और तारीफ में फ़र्क देखिएगा कि होती है तारीफ अहमियत की, वीआईपी होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। वाह। तरजीह ना दे ओहदे को इंसानियत पर, बंदे पे खुदा की तब नजर होती है। वाह। धर्मेंद्र बॉलीवुड का वो नाम रहे जिन्हें लोग सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक जुनून, एक संघर्ष, एक साहस के प्रतीक के रूप में देखते हैं। चमकती स्क्रीन पर जो सुपरस्टार बने, जिनकी शुरुआत बिल्कुल जमीन से जुड़ी थी, बिना पैसों के, बिना गॉडफादर के, सिर्फ सपनों के सहारे। मट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। मट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुराकर चंद सांसें मैं, चीर के सीना धरती का फसल नई एक बो दूंगा। खेतों में हरियाली की चादर फिर जब बिछ जाएगी, खेतों में हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी। अरे वाह। फिर होके लथपथ मट्टी में मैं खेतों खेतों भागूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, और पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा। मिट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। सपनों को पूरा करके सुपरस्टार यादों की बारात के सहारे अब सब कुछ छोड़कर चले गए। दिल्ली वालों, अगर आपने मुझे अपने दिल से निकाल दिया तो कुतुब मीनार पे चढ़ जाऊंगा। धर्मेंद्र को बॉलीवुड की फिल्मों का ही मैन कहा गया। उनकी कद काठी ने उन्हें विशेष पहचान भी दिलवाई, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। बहुत संघर्षों से गुजरे। भूखे पेट मुंबई में किस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा, इसकी कहानी खुद उनकी जुबानी कई बार सुनने को मिली है। लेकिन एक दिलचस्प कहानी हम भी आपको बताते हैं कि जब उनकी पहली फिल्म की शूटिंग का आखिरी दौर चल रहा था, तो वो काफी बीमार हुए, दुबले पतले हो गए। उन्हें लगा कि उनकी पहली फिल्म में लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, इसलिए प्रीमियर के बीचों बीच से वो निकल कर चले गए। लेकिन उनकी वो फिल्म सुपरहिट हुई थी। जीना चाहिए जिंदगी को, कहाँ बार बार मिलती है ये जिंदगी, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने जिंदगी में किसी को हर्ट नहीं किया कुछ भी। जिंदगी में एक आम इंसान हूँ, खुशी में हंस पड़ता हूँ, दुख में रो पड़ता हूँ, और यहाँ तक कि दूसरों के दुख में भी रो पड़ता हूँ। मैं तो ये कहूँगा सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। मैं घर में बड़ा था, माँ बाप को संभालना है, बच्चे बहनें हैं, भाई हैं, तो सभी जिम्मेदारियों को लेके भी मैं ये करता है। यहाँ तक कि मैंने जब पहली फेट ली 18,000 में, तो मेरा भाई अजीत कहने लगा, पाजी वो हेरन ले लेते, वो तनुजा के पास है, हाँ। अच्छी लगेगी एक्टर को। मैं कहा अजीत देखो, कल यहाँ इस लाइन का भरोसा नहीं, कल मुझे जाना तो नहीं मुझे यहाँ से, हाँ। अगर स्ट्रगल करनी पड़ी तो मैं
फिएट की टैक्सी बना लूँगा, टैक्सी बना के चलाऊँगा, काम करूँगा, फिर स्ट्रगल करके बन जाऊँगा। तो सोच के मैं चलता था हमेशा, चादर से ज़्यादा पैर नहीं पसारे। बॉलीवुड के हीमैन और धर्म पाजी के नाम से दर्शकों का बेशुमार प्यार पाने वाले धर्मेंद्र सिर्फ एक्शन, रोमांस और कॉमेडी के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि वो अपनी मेहनत, लगन और परिवार से जुड़ाव की सच्ची मिसाल थे। संघर्ष के पहले का दौर याद आता है। हाँ। वो तस्वीरें जो मैं खिंचवाता था एक्टर बनने के लिए, जो तड़प थी, बेचैनी थी, यार एक्टर बनना है, पागलपन था, उनसे मैं कहता हूँ यार तुम एक्टर बन गए हो धर्मेंद्र, तो मैं सोचता हूँ वो उसमें जान आ जाए और सुन ले, उस खुशी उसके साथ बांट लूँ। हाँ। वो फील होता है। उस स्ट्रगल के दिनों को तो मैंने हर मुश्किल को हंसते हुए लिया है। ऐसी ऐसी मुश्किलों से गुजरा हूँ कि शायद भाग जाएं लोग, तो मैं एक वो जाट का दृढ़ इरादा लेके आया था। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के छोटे से गांव नसराली में जन्मे धर्मेंद्र एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे थे, जो बाद में सबके लिए हीमैन बने। गांव की मिट्टी में पले बढ़े इस लड़के के मन में बचपन से ही फिल्मों का जुनून था। 10वीं क्लास में पढ़ते वक्त दिलीप कुमार की फिल्म देखकर हीरो बनने का ख्वाब देखा और एक्टर बनकर ही माने। दिलीप साहब आई थिंक मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द फाइन एक्टर जिनको देखकर मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। मैं ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री का वो एक दरख्शां आफताब है जिससे रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। धर्मेंद्र ने एक टैलेंट हंट कंपटीशन जीतकर हिंदी सिनेमा में कदम रखा। देवानंद तो धर्मेंद्र की शख्सियत देखकर इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने धर्मेंद्र को अपने साथ तब लंच करने का ऑफर दे दिया। 58 में मुझे फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट मैंने जीता। उसकी एक छोटी सी कहानी में मेरा किरदार आपको पता चल जाएगा। मैं किस घर से पैदा हुआ, कहाँ से आया, कैसी मिट्टी से आया, कि गुर्बत नाम की नंगी तलवार पर चलकर मैंने जिंदगी का तवाज़ुन सीखा है। अरे वाह! अब ये वक्त के नौकीले पत्थर क्या डराएंगे मुझे। मैं भूला नहीं हूँ, मैं अपनी मिट्टी को नहीं भूला, मैं अपने कैरियर। मैं देखिए साहब, उन्होंने मुझे फिल्म फेयर वालों ने कहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के थे, कि आपको फर्स्ट क्लास फेयर दिया जाएगा टू एंड फ्रो। तो मैं पहले तो उस खत को बार बार देखता, यार उन्हीं का है, कोई गलत कंपनियां बड़ी होती थी उन दिनों, ये उसने किसी और ने तो नहीं बुला लिया। तो मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट क्लास में गया, अगर मुझे पेमेंट नहीं की तो मैं तो मारा जाऊंगा। अब मैं थर्ड क्लास में चला गया साहब, कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर कितनी थी। टैलेंट हंट जीतकर धर्मेंद्र को फिल्म में काम जरूर मिला, लेकिन वो फिल्म कभी पूरी नहीं बनी। मुंबई में रहते हुए धर्मेंद्र गुजारे के लिए ड्रिलिंग फर्म में नौकरी करने लगे, जहां उन्हें 200 रुपए मिलते थे। महीनों तक प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाने के बाद 1960 में धर्मेंद्र को दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म मिलती है, जिसके लिए उन्हें 51 रुपए केवल फीस मिली। ये फिल्म हिट रही और धर्मेंद्र को पहचान मिली। धर्मेंद्र इसके बाद सूरत, सीरत, अनपढ़, बंदिनी, आई मिलन की बेला जैसी हिट फिल्मों में काम किया। साल 1967 में धर्मेंद्र की फूल और पत्थर आती है। इस फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र ने एक्शन सीन किए और बतौर एक्शन हीरो अपनी छवि बना ली। तो मैं फिल्मों में आना चाहता था, तो मेरी माँ ने कहा अर्जी भेज दो, तो बेचारी को नहीं मालूम था अर्जी से ये जगह नहीं मिलती। तो शायद भगवान को उनके वो शब्द भगवान ने सुन लिए होंगे और फिल्म फेयर में छपा। उसी साल के नए चेहरे चाहिए बिमल राय गुरुदत्त को, तो अर्जी की तरह मैंने भर के भेज दिया और सिलेक्ट हो गया। एंड आई वाज द विनर ऑफ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट। बिमल राय गुरुदत्त, बिमल राय जी ने फिर बंदनी में मुझे रोल दिया। और एक फिल्म मेरी देख के धर्मवीर, मेरी माँ ने कहा कि बेटे ये श्रेय किसको जाता है? मैंने कहा भगवान को और आप लोगों को। कहती हाँ, ये जो तुम्हारा मासूम सा चेहरा है और तेरा ये शरीर है, ये कॉम्बिनेशन मैंने दिया है तुम्हें। धर्मेंद्र अपनी माँ को लेकर इमोशनल रहते थे, उनसे बहुत ज्यादा लगाव था, तो धर्मेंद्र के दोनों बेटों को उनसे बहुत अधिक लगाव रहा। सनी देओल, बॉबी देओल अपने पिता को लगभग पूजा करते। इन तीनों से
मैंने एक दफा एक इंटरव्यू साथ में किया था, आप उस बातचीत के कुछ अंश देखेंगे तो आप समझेंगे बाप और बेटों का रिश्ता। सीधी बात, हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो अपने किरदारों की वजह से नहीं, अपने व्यक्तित्व की वजह से हम सबके दिल में बसता है। लेकिन अब सिर्फ धर्मेंद्र जी नहीं, बल्कि उनकी सुपर फैमिली जिसके लिए हमने कहा था, वो हमारे साथ है। आज के दौर में बहुत सारे हीरोज को हम देखते हैं शर्टलेस होते हुए, अपना शर्ट लूज करते हुए स्क्रीन पर। शुरुआत तो आपकी ही रही है। हाँ, शुरू तो मैंने की थी, वो लकीली बन गया। मैं क्लब से दारू पी के आ रहा हूँ। हाँ? वो शीशे से पी, पैमाने से पी, गाना था। तो बाहर लीला चिटनेस एक बैगर थी, तो मैंने रलन, ओपी रलन से कहा, रलन अगर मैं शर्ट इस पे डाल दूँ, इट विल ऐड टू माई कैरेक्टर। ही इज खुदा तरस है, सबसे प्यार करने वाला है। बोले मेरा तो सीन बन गया। मैंने कहा क्या सीन, कैसे बन गया? मैंने बोले that widow is she's waiting for you and अब दारू पी के तुम जा रहे हो, बेयर बॉडी, कुत्ते के साथ लिपट रहे हो, ये कर रहे हो, she must be more, it will be more scary now। तो फिर वो फिल्म में वाकई उसमें 4 चांद लगे उसी वजह से। और आई रिस्पेक्ट दैट लेडी, उसको शी इज ए विडो। तो मैं जाता हूँ, उसको कंबल उड़ा के बाहर जाके लेट जाता हूँ। उस शर्ट ने बहुत अच्छा सीन बना दिया था। तो तब बॉडी भी ठीक थी, मैं कबड्डी का प्लेयर था। नहीं, उसके बाद ही तो शुरुआत हुई है। नहीं तो हीरोज को कभी कहाँ माना जाता था कि अच्छी बॉडी होनी चाहिए। आज देखिए आपकी विरासत आपके साथ है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक परिवार में सारे के सारे हिट हीरोज बैठे हुए हों, अदरवाइज बैलेंस नहीं बनता ऐसा। लेकिन जो रिश्ता है आपका, वो वाकई एक पर्दे से हटकर जो आम लोगों के लिए मिसाल बनता है, वो एक रिश्ता भी बनता है कि भले ही फिल्म में कितने भी हिट हो गए हों, लेकिन बाप से डरते हैं, अभी भी डरते हैं। डर मतलब एक रिस्पेक्ट होता है पापा के लिए, और ऑब्वियसली वो डर ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज हमेशा मुझे तो हमेशा लगता था कि मैं बिल्कुल शरारती था, बहुत चीज़ें करता था। तो सोचा कहीं पापा को पता चल गया होगा तो शायद उसकी वजह से मुझे आज डांट पड़ेगी। उन्हें कुछ नहीं पता होता था, लेकिन उसकी डर की वजह से आदमी छुपा रहता था। मैं नहीं डरता पापा से, इसीलिए बीच में बैठे हैं। नहीं, पापा कहने में डर है। मैं मस्ती कर लेता पापा के साथ। कहता नहीं मस्ती है, डर है। हाँ। लेकिन कहता नहीं है। लेकिन डर तो ये मजाक की बात है, लिहाज है डर से। हमारा पापा से ज्यादा डर मुझे मम्मी से लगता था। अच्छा, मम्मी हमेशा डरा के रखते थे हमको कि पापा गुस्से हैं। और पापा के पास जाते थे, पापा को पता भी नहीं मम्मी की हुआ क्या है, पर मम्मी के पास उनका यही था कि पापा गुस्सा है तो बॉबी मान जाएगा या भैया मान जाएंगे। अच्छा, यही रिश्ता कारण है कि यमला पगला दीवाना एक फ्रेंचाइजी के तौर पर इतने दिन से हम देख रहे हैं, और जब भी लौटता है तो कोई ना कोई नया एंटरटेनमेंट। हाँ, वही है बेसिकली, यू नो, द काइंड ऑफ जिस तरह से हम लोग आपस में हैं, और जब कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने जाते हैं तो उसके अंदर एक अपनापन भी आ जाता है, शरारत भी आ जाती है, और ऑब्वियसली इमोशंस भी आ जाते हैं उसके अंदर, और होती है कंप्लीट एंटरटेनर बेसिकली। मैं कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस आप सबको के सामने रखना चाहती हूँ। आप तीनों को, और इंडिविजुअली मैं तीनों से जानना चाहती हूँ, आपस में क्या एक सिमिलैरिटी लगती है? We are down to earth. We are from the village. हाँ. हमने वो रूट्स नहीं छोड़ी। हम बॉम्बे में रहकर भी हमें वो तहजीब व तमद्दन जो माँ बाप ने मुझे सिखाया था, मैंने इन्हें सिखा दिया। हाँ. तो वो चल रहा है। दैट इज द कॉमन थिंग व्हाटएवर यू से। तो वो हमारे अंदर एक रच गया है हमारे फैमिली। आगे इनके बच्चे भी वैसे ही हैं। अच्छा, देख रहा हूँ वो संस्कारों के साथ पूरा। कि हमारा इज्जत करना, लड़की की, औरत की, बहू बेटी की लिहाज, जो हमारा तहजीब थी, वो बहुत खूबसूरत है। तो हम तो, मैं उतरता था स्टेशन, वॉलीबॉल खेल के स्टेशन पे जाना एक रिवाज हो गया था। तो वो भाई धर्म ये गठड़ी उठा लेना, मेरे बच्चे को ले ले। हाँ। तो मैं लेके घर छोड़ आता था। तब ऐसा सिस्टम था, इतना प्यार था आपस में बेपनाह, एक अपनापन था गांव के लोगों में। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ बहुत कुछ बदल गया है। वही संस्कार जो मुझे माँ बाप ने दिए है, वो इनके पास भी हैं। संस्कार सिमिलरिटी है डेफिनेटली। आई मीन, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर अपब्रिंगिंग, और जो हम हैं, अगर लोग हमें पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग हमको जो मिली है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। जो भी मैं हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई होल फैमिली।
from dad, mom, चाचा, चाची, दादा, दादी, everyone. You know, मुझे लगा था कोई तो everybody's फिटनेस के बारे में बोलेगा। फिटनेस के बारे में फिटनेस तो मैंने अभी जाके शुरू की है, थोड़ा टाइम लग गया था। अब सबका, अब 2.5 किलो से ज्यादा भारी हाथ किसका रह गया? तीनों में सबसे भारी हाथ किसका रहा है? पापा का ये पीक पे। हमेशा रहा है। हाँ तो मेरा दादाजी से एक और इतना बड़ा हाथ है, हमारे हाथ तो छोटे हैं, छुप जाते हैं। वो तो कुदरती पता नहीं है। ये मैं और दादाजी की फोटो छपी थी, मेरी बालिश उनसे थोड़ी बड़ी थी। बताओ दादाजी क्या मेल जोल थे। अच्छा, तो ये और कम से कम 2 लोगों में एक सिमिलैरिटी तो डांस हो जाती। हाँ नहीं, इस तरह से तो हाँ। बट बॉबी फिर वैसा नहीं है। हाँ। डांस को हम शेर समझते हैं कि शेर छोड़ दिया गया, अगर उसको काबू कर नहीं, शेर को मार लो नहीं तो शेर मार देगा। तो मैं तो शेर को मारता था, कुछ इसको मार दो शेर को। भैया बीमार हो जाते, शूटिंग होती है जब गाने की, तो अगले दिन मालूम है पहले दिन तो कैंसिल होने वाली शूटिंग। सचमुच? यार शूटिंग जब भी गाना होता था तो पहले दिन में आता था, मैंने देखो मैं बैठ के देख रहा हूँ, मुझसे कुछ करवाना मत, आप लोग करते रहो। फिर आप कहाँ से अलग निकल गए? पता नहीं कहाँ से अलग निकला है, मेरे को शौक था, आई टू लव। बचपन से इसको फ्रीडम थी, थोड़ा आना जाना होता है, किसी को शौक होता है, किसी को नहीं होता। भैया पापा को अलग शौक है, मुझे अलग शौक है। ग्रेट रिदम इन हिम। इसमें He बॉम्बे enjoys की that he has his body language, तो बहुत अच्छी है। तो ऐसा तो नहीं होता था घर में मेहमान आते हैं तो समझो बॉबी डांस दिखाओ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि और कोई नहीं कर सकता है, बॉबी करके दिखाएगा। और वो इतना बोरिंग कर देते हैं। अच्छा वो राइम से ना बच्चे, वो भी खड़ा हो जाएगा, नहीं मैं तो हम थक जाते हैं सुनने में। हारे भजन चोना 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 खाम कर। अब सुना, तू भी सुना, मर गए यार, बस करो। तो धर्म जी की कौन सी एक ऐसी फिल्म जो तीनों की फेवरेट हो? I think प्रतिज्ञा and फूल और पत्थर, and there's so many actually. हाँ, इसीलिए मैं We can एक keep पूछ on रही taking थी। names. तो आसान सवाल थोड़ी होता है। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा पापा also loves it, we all love it. इसलिए कि रिवेंज पिक्चर थी। मेरे माँ बाप को मार दिया था पुलिस वाले को, डकैत ने, और मैं रिवेंज पे निकला हूँ। जी। और थ्रू आउट द माई जर्नी मैं लोग हंसते गए, मैं नहीं हंसा रहा था। मेरा किरदार जो था, मेरा जो रास्ता था, उसमें सिचुएशन ऐसी थी, और सिचुएशन को मैं जी गया। आई लिव दोस, आई एडेड सम फ्यू थिंग्स इन दैट। वो एक जगह हीरोइन पूछती है, थाने साहब ये बंदूक क्या, हमने पहले देखी नहीं कभी, तो LM थी। तो मैंने कहा, तो उस पर भाव खाने के लिए, बड़े राज की बात है, हम बताते नहीं किसी को, तुम्हें बता देता। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक मर्सिडी बंदूक। मर्सिडी बंदूक, अब जा ट्रक वाला मर्सिडी बंदूक, मर्सिडी बंदूक होती है, ट्रक वाला भी तो ऑटोमेटिक मालूम था उसको। तो ऑटोमेटिक मर्सिडी बंदूक कैसे निकल गया? तुमने पुलिस का डब्बा क्यों उड़ाया, गैर कानूनी बात की है। तो सारी ऐसी चीजें मजा आता था। और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे, दुलाल वाज वन ऑफ द फाइन डायरेक्टर। अच्छा, ये आपकी फिल्में जो होती हैं, आप लोग तीनों जिसमें रहते हैं हमेशा, क्या माहौल क्या रहता है आप लोगों को ऐसे बात करते हुए देखकर? और जो सब दर्शक हमारे देख रहे होंगे, उन्हें भी लग रहा होगा कि क्या शूट के दौरान भी सीरियसनेस रहती है उस समय कि नहीं हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? इस वक्त ऑब्वियसली हम वी आर सीरियस ऑन द सेट बिकॉज द कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, बट जैसे डायरेक्टर चाहता है उसी हिसाब से हम लोग होते हैं। अबाउट द सीन यू आर आस्किंग, माहौल। हाँ, अब क्यों बात हो रहा है? हमारे वक्त में तो माहौल और था। क्या डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मुझे देख के लोग, इवन डांसर गर्ल्स, बॉयज, फाइटर सब पाजी हैं यार, मज़ा आ जाएगा, आउटडोर मज़ा आ गया। क्यों मैं शाम को उनके लिए भैया करता था, बैठो गप्पे उनसे गाने सुनने। आई यूज्ड टू एंजॉय। और रात को डराना किसी को, एक कमरा था अकेला, उसमें हमने कहा किसी को मत सोना, ये भूत हैं यार, सुना है। तो नहीं, हम नहीं डरते जी भूत से, हम क्या डरेंगे। 2 थे, उनको भूत की, और रात को गए तो मैंने भूत आवाज़ बना के पास जो चिल्लाया मैं, तो उनकी हालत खराब मैंने देखा। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 2024 की जनवरी महीने में ही हो गई,
लेकिन उसके बाद से प्रतीक्षा थी शिखर के पूर्ण होने की और उस पूर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा के लहराने की, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही थी कि दूर से भी उस धर्म ध्वजा को देखकर पता चलेगा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में लोग अब प्रवेश कर रहे हैं। तो वो दिन आ चुका है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है। राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है। राम भारत का विधान है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के जिस राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण करने पहुंच रहे हैं। राम भारत की चेतना है। राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है। राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है। राम प्रभाव है। राम नेति भी है। राम नीति भी है। राम नित्यता भी है। राम निरंतरता भी है। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा जन्मभूमि पहुंच चुकी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार ध्वजा फहराएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सोमवार को राम मंदिर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने यहां हाथ जोड़कर मोहन भागवत का स्वागत किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करके पूजा अर्चना की। एक तरफ अयोध्या में राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। एटीएस एनएसजी कमांडो ने मंदिर को घेरा है। इसके अलावा एसपीजी, सीआरपीएफ, पीएसी के जवान तैनात हैं। 5 लेयर में मंदिर का सुरक्षा घेरा है। दूसरी तरफ जिस धर्म ध्वजा को राम मंदिर पर फहराने के विशेष मुहूर्त पर प्रधानमंत्री मंगलवार को पहुंच रहे हैं, उसका एक प्रयोग किया गया। ठीक मेरे पीछे अगर देखें तो राम मंदिर का शिखर आपको दिखाई देगा और शिखर के पास वो जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, दरअसल यही धर्म ध्वज है। 22 फुट ऊंचा और 11 फुट चौड़ा ये धर्म ध्वज आज इसे रिहर्सल के तौर पर इस राम जन्मभूमि के शिखर पर फहराया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 25 नवंबर को इस धर्म ध्वज को इसका ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही सदियों से जिसकी कल्पना की जा रही थी वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पूर्णता की ओर ये भगवान राम का राम जन्मभूमि मंदिर इस वक्त दिखाई देगा। आपके मन में सवाल होगा कि जनवरी में जब प्रधानमंत्री पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा में आ चुके हैं तो अब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने के आयोजन में क्यों पहुंच रहे हैं और ये आयोजन क्यों हो रहा है। इसका जवाब आपको हम दें उससे पहले इस धर्म ध्वज की जानकारी लीजिए। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला धर्म ध्वज 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा है। स्पेशल पैराशूट फैब्रिक रेशमी धागों से बना है। केसरिया रंग का है जो धर्म, त्याग, साहस का प्रतीक है। 3 चिन्ह इस पर अंकित हैं। सूर्य जो सूर्यवंश का प्रतीक है, ओम जो सृष्टि का मूल है और कोविदार का वृक्ष जो इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह है। ध्वज को मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगे 42 फीट के ध्वजदंड में फहराया जाएगा। केसरिया रंग की का धर्म ध्वज है और त्रिभुज है, जैसा कि वैष्णवता में पूजित होते हैं धर्म ध्वज और पताकाओं लगती हैं। केसरिया रंग या पीला रंग वैष्णवता का मामला है, पीताम्बर आप मानते हैं। केसरिया प्रतीक है त्याग और वीरता का और श्री राम का पूरा जीवन त्याग पर, स्वाभिमान पर, मर्यादा पर आधारित है। कोविदार वृक्ष उसमें अंकित किया गया, ये विशेष बात है। इस धर्म ध्वज का महत्व समझना है तो आप गोविंद गिरी महाराज को सुनिए, जिनसे हमने सारे जवाब आपके लिए पूछे हैं। मुख्यतया ध्वज का ही बड़ा महत्व होता है। हमारी परंपरा में चाहे सेनाएं चलती है,
ध्वज लेकर के चलती है। सेना में सबका ध्यान ध्वज के संरक्षण की ओर होता है। मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर में शिखर सबसे ऊंचा होता है, लेकिन ध्वज उससे भी ऊंचा होता है। तो ध्वज को उस संपूर्ण बात का प्रतीक माना जाता है। ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। यानी ये धर्म ध्वज सदियों तक इंतजार करके बने राम मंदिर की पूर्णता का संदेश देता है। रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। शिखर पर लगा ध्वज भगवान की उपस्थिति का संकेत है और दूर से ही भक्तों को यह संदेश देता है कि स्थान अब दिव्यता से भरपूर है। और तब राम मंदिर पर धर्म ध्वज का आरोहण इस महान निर्माण यात्रा की पूर्ण होने की घोषणा है, जो करोड़ों लोगों की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा का अंत होगा और उनके विश्वास का सम्मान बनेगा। इस राम की भक्ति का संचार पूरे उत्तर भारत में सदियों तक करने वाले हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन सबके विग्रह वहां पर स्थापित हैं। इनमें से लीला सहचरों के विग्रह का दर्शन तो वे अवश्य करेंगे, अन्य विग्रहों का उन्होंने पहले किया भी है, और उसके पश्चात भगवान श्री रामलला की आरती होकर के ध्वजारोहण की ओर वे अग्रसर होंगे। ध्वजारोहण के लिए मध्याह्न का जो मुहूर्त रखा गया है वो कुंभ लग्न का है। कुंभ लग्न 12 लग्नों में स्थिर लग्न माना गया है और उसका आरंभ 11:58 पर होता है और समापन 1 बजे होगा। इसके अंतराल में वहाँ पर ध्वजारोहण होना अपेक्षित है, वो वैसा होगा। और उसके पश्चात मंच से प्रधानमंत्री महोदय हमारे राष्ट्र को उद्बोधित करेंगे। राम जी कल कौन से वस्त्र धारण करेंगे, किस रूप में नजर आएंगे, इन सारी चीजों के बारे में मैंने जो रामलला के पोशाक तैयार करते हैं, उनके वस्त्र तैयार करते हैं, उन मनीष त्रिपाठी से खास बातचीत की है, सुनिए। बेसिकली क्या है कि जिस दिन से प्रभु की पोशाक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस दिन से लगातार एक मन में विचार, एक सोच रही कि भगवान की जो पोशाक है वो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की होनी चाहिए, भारतीय परंपरागत टेक्सटाइल्स की होनी चाहिए। और उस वजह से लगातार देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न प्रांतों से वहाँ की जो टेक्सटाइल है, वहाँ का जो क्राफ्ट है, उनको लगातार भगवान के चरणों में अर्पित किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि पहले जब भगवान की डिज़ाइन करने का सौभाग्य मिला, उस समय हम लोग वैष्णव चिन्हों का प्रयोग आज भी कर रहे हैं और कर रहे थे। तो हम लोग चयन जब अपने फैब्रिक का कर रहे थे, तो वो फैब्रिक मतलब देखते थे कि उसमें वैष्णव चिन्ह है कि नहीं है, उसमें शंख, चक्र, गदा, मयूर ऐसे मोटिव्स हैं। धीमे धीमे करते करते इस प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़े और इस क्रम में हमने तमाम लोगों से एक तरीके से एक राम भक्तों का, एक अनुयायियों का एक बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम बनता चला गया। और उसी क्रम में एक हमारे धर्मावरम के एक वीवर हैं, रामांजनेलु जी नाम है, और उन्होंने एक लूम लगाया, जिसको लूम हमने लगवाया। उस लूम में का उद्देश्य ये भी था कि भगवान के जो वस्त्र हैं उन्हें फिर हम एक शुरुआत करें जहाँ पे वापस से जो वैष्णव चिन्ह है उनको इस्तेमाल करके भगवान के वस्त्रों को बुना जाए। और इस क्रम में कई सारे वस्त्र पहले भी आए और भगवान के चरणों में अर्पित हुए, लेकिन ये एक मौका और खास हो गया कि आज ऐसे बड़े उत्सव के मौके पे आज वापस भगवान पुनः उस वस्त्र को धारण करेंगे। तो जिसकी जो स्पेशलिटी थी शायद आज लोगों को फिर पता लगे। तो हमें रामलला कल किस रंग के वस्त्र में दिखेंगे और किस प्रांत के वस्त्र में दिखेंगे? देखिए, भगवान के जो वस्त्र हैं, भगवान के जो जितने भी फैब्रिक्स हैं, वो अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं, लगातार बनते चले आ रहे हैं। क्योंकि ये मौका काफ़ी खास था और देखिए, कलर में आपको कोई भी उत्सव का दिन होता है तो श्री रामलला सरकार जो है वो पीताम्बर ही धारण करते हैं। डिज़ाइन उसकी क्या होगी वो जब भगवान पे सजेगी आपके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से और लोग देख पाएंगे।